सुहानी कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ती है। युवराज बहुत सीरियस लग रहा था और उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिख रही थी। इससे पहले सुहानी कुछ समझ पाती, ऑफिस का दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ खुलता है। वो आवाज़ सुनकर सुहानी डर जाती है और भागते हुए फिर से युवराज के पास चली जाती है। सुहानी देखती है कि युवराज की आंखों में गुस्सा था और वो ऑफिस के दरवाजे को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज जानता है कि अब वहाँ कौन आने वाला है। सुहानी भी कंफ्यूज होकर दरवाजे की तरफ देखती है। अगले ही पल उस दरवाजे से पद्मिनी अंदर आती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी घबरा जाती है और वो युवराज के पास जाकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। युवराज वहां खड़ा बस पद्मिनी को गुस्से से घूर रहा था। अगले ही पल पद्मिनी युवराज के ऑफिस के अंदर आ जाती है। पद्मिनी को देखकर सुहानी डर जाती है और युवराज के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। युवराज इस वक्त पद्मिनी को गुस्से से घूर रहा था। पद्मिनी युवराज और सुहानी से थोड़ी दूर आकर खड़ी हो जाती है। पद्मिनी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। पद्मिनी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरे कहने के बावजूद तुम अब भी इसके साथ हो। ये कहकर पद्मिनी सुहानी को घूरने लगती है। युवराज का चेहरा और भी कठोर हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जो अभी अभी पद्मिनी ने अपने मन में कहा था उसे युवराज ने सुन लिया हो। पद्मिनी के इस तरह से देखने से सुहानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुहानी को फिर से पद्मिनी का वही बर्ताव याद आ रहा था जो उसने कुछ दिन पहले सुहानी के साथ किया था। पद्मिनी ने सुहानी को युवराज से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन आज फिर से वो युवराज के साथ थी। डर की वजह से सुहानी की पकड़ युवराज के हाथ पर मजबूत होती जा रही थी। युवराज को एहसास होता है कि पद्मिनी के इस तरह घूरने से सुहानी डर रही है। युवराज एक कदम आगे बढ़कर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है। अब सुहानी और पद्मिनी के बीच युवराज था, जैसे वो सुहानी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। युवराज के ऐसा करने से पद्मिनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो युवराज की आंखों में देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे मजबूर मत करो। युवराज पर पद्मिनी के एक्शन का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में वहां का मौसम बदलने लगता है। अचानक से वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे ऑफिस की खिड़कियां खुल और बंद हो रही थीं। ऑफिस की लाइट्स बार बार जल और बुझ रही थी। खिड़की से आ रही तेज हवाओं से पद्मिनी के बाल उड़ रहे थे। उस जलती बुझती लाइट्स में पद्मिनी का खूबसूरत चेहरा भी सुहानी को बहुत डरावना लग रहा था। युवराज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और यही बात पद्मिनी का गुस्सा और बढ़ा रही थी। पद्मिनी की गुस्से से लाल आंखें युवराज के चेहरे से हटकर उसकी कलाई पर जाती हैं। जैसे ही पद्मिनी की नज़र युवराज की कलाई के निशान पर पड़ती है, युवराज को उस निशान पर जलन होने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी उस निशान को घूर रही थी, युवराज की कलाई की जलन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पद्मिनी उस निशान के जरिए युवराज को दर्द दे रही हो। अब युवराज को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन ये भाव उसके चेहरे तक नहीं आ रहे थे। युवराज की जलन धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है। पद्मिनी अपनी आंखों से अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन युवराज बिल्कुल उसी तरह वहां खड़ा रहता है। पद्मिनी युवराज को इस तरह से देखकर हैरान रह जाती है। युवराज के पीछे खड़ी सुहानी को पद्मिनी और युवराज की इस लड़ाई के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो बस खुद को युवराज के पीछे छुपा रही थी। सुहानी ने युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसका हाथ फिसलकर उसकी कलाई तक आ जाता है। जैसे ही सुहानी का हाथ युवराज की कलाई पर पड़ता है, युवराज का दर्द कम होने लगता है। कुछ ही देर में युवराज को इस बात का एहसास होता है और वो पद्मिनी को छोड़कर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी अभी भी घबराई हुई पद्मिनी को ही देख रही थी। कुछ ही देर में युवराज का सारा दर्द खत्म हो जाता है। युवराज इस वक्त बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के छूने से उसका सारा दर्द खत्म कैसे हो गया, खासकर वो दर्द जो पद्मिनी उसे दे रही थी। पद्मिनी भी ये देखकर हैरान थी कि उसके इतने जोर लगाने पर भी अब युवराज को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो फौरन गुस्से में वहां से जाने लगती है। वहां से जाते हुए पद्मिनी एक नज़र ऑफिस की खिड़की को देखती है। वहां एक लड़की खड़ी थी। पद्मिनी के देखते ही वो लड़की दीवार के पीछे छुप जाती है। ये वही लड़की थी जिसने अर्णव की जान बचाई थी। वो छुपकर ये सारा सीन देख रही थी। पद्मिनी के उसे देखने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है।
उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमें जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद वो लड़की अपने आसपास देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेक कर रही हो कि कहीं किसी ने उसकी बात तो नहीं सुनी। अपने आसपास किसी को ना देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। इधर पद्मिनी युवराज के ऑफिस से जा चुकी थी। सुहानी अभी भी युवराज की कलाई पकड़े हुए दरवाजे को देख रही थी। उसे डर था कहीं पद्मिनी फिर से ना आ जाए। वहीं युवराज एकटक सुहानी के चेहरे को देख रहा था। सुहानी को देखते हुए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सुहानी सबसे अलग क्यों है। उसके छूते ही पद्मिनी की शक्तियों ने युवराज को तकलीफ देना क्यों बंद कर दिया। यही सब सोचते हुए युवराज कहीं खो गया था। तभी सुहानी दरवाजे पर ही अपनी नजरें बनाए हुए कहती है, लगता है वो सच में चली गई। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज होश में आता है। होश में आते ही युवराज को एहसास होता है कि इस वक्त वो सुहानी के बहुत करीब है। पद्मिनी के डर से सुहानी को इस बात का एहसास नहीं था। युवराज धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कदम पीछे लेता है। क्या मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं? नहीं, मुझे विवेक के हॉस्टल जाना है। कुछ देर बाद सेंट थॉमस बॉयज हॉस्टल के बाहर एक बड़ी सी कार रुकती है। उस कार में युवराज और सुहानी बैठे थे। दोनों बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की थी। कार के रुकने पर युवराज कहता है, तुम चली जाओगी या? नहीं, मैं चली जाऊंगी। निशा विवेक के साथ अंदर ही है। युवराज कुछ नहीं कहता, वो बस हाँ में अपना सर हिला देता है। सुहानी युवराज की कार से निकलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अपनी कलाई के निशान को देखने लगता है। उस निशान को बड़े ध्यान से देखते हुए युवराज कहता है, सुहानी के छूते ही वो दर्द, वो जलन, सब ठीक कैसे हो गया? इधर सुहानी बॉयज हॉस्टल के वार्डन से स्पेशल परमिशन लेकर विवेक के कमरे में आ जाती है। विवेक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। फिर भी सुहानी नॉक करके कमरे के अंदर जाती है। सुहानी देखती है कि विवेक अपने बेड पर उदास बैठा था। निशा भी उसके साथ ही थी। उसने विवेक के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। विवेक की आंखें अभी भी नम और सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर तक रो रहा था। सुहानी भी निशा और विवेक के पास आकर बैठ जाती है। वो विवेक की फिक्र करते हुए कहती है, विवेक, तुम ठीक हो? विवेक अपनी नजरें झुकाए हाँ में सर हिला देता है। सुहानी ने विवेक को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो तो हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन आज उसकी जो हालत थी उसे देखकर सुहानी भी काफी परेशान हो गई थी। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि वो विवेक से क्या कहे। कुछ देर कमरे में खामोशी रहने के बाद विवेक अपने आंसू पोंछते हुए अपने बेड से उठ जाता है। बस, अब बहुत हो गया। हम ऐसे नहीं बैठ सकते। ऐसे ही चलता रहा तो वो मनहूस साया एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमें अब कुछ करना ही होगा। निशा विवेक की बात सुनकर खामोश ही रहती है। सुहानी भी उठकर विवेक की तरफ देखते हुए कहती है, विवेक, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अब हमें उस साये से बचकर रहने की जरूरत है। अब तक वो हमें इसीलिए नहीं मार पाया क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन इस अमावस्या के बाद से उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब हमें एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। सुहानी की बात सुनकर विवेक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और अपनी बारी का इंतजार करें कि कब वो साया आए और हमें भी मार दे? सुहानी कोई जवाब नहीं देती। वो समझ रही थी कि विवेक सही कह रहा है। अगर वो लोग उस साये को रोकने की कोशिश ना भी करें तो भी वो साया उन लोगों को मार ही देगा। विवेक थोड़ा शांत होकर उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। विवेक के ऐसा कहते ही निशा भी उठ जाती है और विवेक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विवेक, ये तुम क्या कह रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हाँ विवेक, निशा ठीक कह रही है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि अब हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तुम बस थोड़ा शांत रहो, कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती ना कर बैठे। और कितना शांत रहूं? उस साये ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और अब वो मुझसे जुड़े लोगों को भी मार रहा है। तुम ही बताओ, मैं कैसे शांत रहूं? सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर विवेक को देखते हुए कहती है, सब कुछ छीन लिया? मतलब?
सुहानी के ऐसा कहते ही विवेक सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है। वो कुछ कदम आगे चलकर खिड़की के पास चला जाता है और हॉस्टल से बाहर की तरफ देखने लगता है। सुहानी को विवेक का बर्ताव कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी नजर विवेक से हटाकर निशा की तरफ ले जाती है और निशा को सवालिया नजरों से देखने लगती है। निशा उदास होकर कहती है, कुछ साल पहले उस साय ने विवेक के मॉम एंड डैड को एक साथ मार दिया था। जैसे ही सुहानी ये बात सुनती है वो शॉक्ड रह जाती है। निशा को देखते हुए उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह जाते हैं। सुहानी के मन में अब 1000 नए सवाल आ गए थे, लेकिन उन्हें पूछने के लिए सुहानी के पास अब शब्द नहीं थे। सुहानी खामोशी से विवेक के बेड पर बैठ जाती है। विवेक अभी भी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। शायद वो निशा और सुहानी से अपने आंसू छुपाना चाहता था। काफी देर तक कमरे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। सुहानी के दिमाग में इस वक्त बस यही चल रहा था कि उस साय ने कब और कैसे विवेक के पेरेंट्स को मारा, लेकिन उसे ये वक्त इन सवालों के लिए सही नहीं लगता। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, ठीक है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। सुहानी के ऐसा कहने पर विवेक सुहानी की तरफ देखने लगता है। वो चलकर सुहानी के पास आता है और चेयर पर बैठ जाता है। निशा एक गहरी सांस लेकर कहती है, शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ से? विवेक फौरन कहता है, पद्मिनी सिंघानिया। हमें उसी पर शक है ना? नहीं विवेक, हमें पद्मिनी पर सिर्फ शक है। हाँ, हमने उसे कुछ अजीब चीजें करते हुए देखा जरूर है, लेकिन हम उस बेस पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि वही वो साया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें 2 काम करने होंगे। निशा मुंह बनाकर कहती है, कौन से 2 काम? पहला काम ये कि हमें उस साय के बारे में पता करना होगा। अगर हमें उस साय को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए। उसके बिना हम उसके सामने एक भी सेकंड नहीं टिक पाएंगे। हमें पता करना होगा कि वो किसकी आत्मा है, उसकी मौत कब और कैसे हुई, उसे किसने जागृत किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे क्यों जागृत किया गया। विवेक झुंझलाहट के साथ कहता है, सुहानी, ये पता करना इम्पॉसिबल है। तुमने सुना नहीं है क्या? वो आत्मा 200 साल पुरानी है। उसके बारे में जो कोई भी जानता था वो अब तक मर चुका होगा। हम कैसे उसके बारे में पता करेंगे? निशा तुरंत जवाब देती है, हम कर सकते हैं। सुहानी और विवेक सवालिया नजरों से निशा को देखने लगते हैं। निशा आगे कहती है, ओके सुनो, आज तक शिमला पर कितने सारे राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि किसी न किसी ने उस विशिंग वेल पर भी किताब जरूर लिखी होगी? हम वहां से शुरू कर सकते हैं। सुहानी और विवेक को निशा की बात बिल्कुल ठीक लगती है। विवेक निशा से सहमत होकर कहता है, एग्जैक्टली। और विशिंग वेल तो पूरे इंडिया में फेमस है। मैंने सुना है इस पर काफी रिसर्च भी हुए हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ के लोगों से भी बात करनी होगी। जैसे उस गांव में बाबा को विशिंग वेल के बारे में पता था, वैसे ही यहाँ पर ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो काफी कुछ जानते होंगे। विवेक कुछ सोचते हुए सुहानी से कहता है, सुहानी, और दूसरा काम क्या है? वही हमारा पुराना टास्क। पद्मिनी अभी भी हमारे शक के घेरे में है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा कहती है, यार ट्रस्ट मी, हमने इसके लिए पहले भी बहुत कोशिश की है। पद्मिनी सिंघानिया के बारे में सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई भी नहीं जानता कि 2007 से पहले पद्मिनी कहाँ थी। पता नहीं वो सच में पद्मिनी है भी या नहीं। विवेक भी निशा का साथ देते हुए कहता है, हाँ सुहानी, निशा सच कह रही है। हमने अपने लेवल पर पूरी कोशिश की है, लेकिन उस पद्मिनी की हिस्ट्री पता नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही इंसान है जो पद्मिनी के बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। निशा तुरंत कहती है, कौन? युवराज सर? नहीं निशा, युवराज सर पद्मिनी के मामले में हमारी मदद नहीं करेंगे। निशा और विवेक सुहानी की तरफ देखते हुए एक साथ कहते हैं, तो कौन हमारी मदद कर सकता है? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, ASP अर्नव सिंह। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।